विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दिव्यन कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले कक्षा 12वीं यानी क्लास 12th MP बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के अंतर्गत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए विषय केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र की जो आपकी 10 यूनिट है उन 10 यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर आ रहे हैं। विद्यार्थियों, यहां पर हम बात करेंगे सत्र 2013 से लगाकर 2025 तक में कौन कौन से प्रश्न एमपी बोर्ड की जो वार्षिक परीक्षा हुई यानी कि एनुअल एग्जाम जो हुई है उसमें प्रश्न जो पूछे गए हैं उनका कलेक्शन हम आप तक लेकर आ रहे हैं। यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप इन प्रश्नों को याद करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं तो डेफिनेटली जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी उसमें आप 100% परिणाम के साथ आगे बढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हुए हम चल रहे हैं यहां पर 10 यूनिट यानी फर्स्ट यूनिट से लगाकर 10 यूनिट तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों, देर ना करते हुए आइए मेरे साथ में यात्रा पर चलते हम लोग एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं केमिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह यानी कलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमपी बोर्ड स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यूनिट फर्स्ट, इकाई फर्स्ट, जिसका नाम है सॉल्यूशन, इसमें सबसे पहले आपको जो छोटी छोटी डेफिनेशन है उनको पढ़ना होगा, समझना होगा, याद करना होगा। कौन कौन से डेफिनेशन? तो मोलरता एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। देखिए 2014, 19, 20, 22 और 2025 की जो सेकंड एग्जाम हुई थी वहां पर पूछा गया था कौन सा? मोलरता। उसके बाद आता है मोलरता, 14, 19, 25 में पूछा गया है। मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल अंश 19, 20, 23, 25 में पूछा गया है। नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलता 2019 में पूछा गया था। उसके बाद हेनरी लॉ, याद करके जाना, अच्छा प्रश्न है। उसके बाद फॉर्मेलिटी यानी फॉर्मलता, पीपीएम, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब, एजोट्रोपिक मिश्रण और आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि समपरासरणी विलयन, और उसके बाद अर्ध पारगम्य यानी कि सेमी परमिएबल मेंबर और वांट हाफ फैक्टर। उसके बाद मोलर फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर फ्रीजिंग डिप्रेशन स्थिरांक। उसके बाद द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज। उसके बाद में एक और दे रखा विलियन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ विलियन और डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। इसके बाद बात दे रखा है यहां पर शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए, 2020 और 22 में पूछा गया। फाइंड मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। तो विद्यार्थियों, पहले प्रश्न में हमने छोटी छोटी जो आपको 10-12 डेफिनेशन बताई है, इन 10-12 डेफिनेशन को तो गांठ बांध लो, याद कर ही लो। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो यहां पर दिया हुआ, व्हाट इज द राउल्ट्स लॉ? राउल्ट का नियम क्या है? इसकी सहायता से किसी अवाष्पीय विलयन का मोलर द्रव्यमान कैसे निर्धारित किया जा सकता है? हाउ कैन मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इट्स? इस प्रश्न को करना ही है आप लोगों को। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, राउल्ट का नियम क्या है? आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। 15, 16 और 20 में पूछा गया है। राइट राउल्ट्स लॉ। व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? राइट एनी फोर डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से करना होगा। चौथा प्रश्न, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन को परिभाषित करें। डिफाइन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्वेश्चन है। उसके बाद में आगे दिया हुआ है, यहां पर आगे दिया हुआ वेपर प्रेशर एंड बेस्ड ऑन दिस डेराइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसके आधार पर विलय के मोलर द्रव्यमान को निर्धारित करने के लिए एक गणितीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला प्रश्न, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, ये भी आप लोगों को करना होगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक अगला दिखाई दे रहा, प्रश्न क्रमांक 5, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब क्या है? परासरण दाब के निर्धारण की बर्कले हार्टले मेथड को ज्ञात कीजिए। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ बर्कले हार्टले मेथड। अगला प्रश्न, क्वथनांक में उन्नयन, देखो 16 में आया था, 25 की मैंने एग्जाम में और 25 की सेकंड एग्जाम में पूछा गया है। क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट?
and molar elevation constant. With the help of this constant, how can you find the molar mass of non volatile solid? और मोलर उन्नयन स्थिरांक, इस स्थिरांक की सहायता से आप अवाष्पशील विलय के मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे? अगला प्रश्न बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, परासरण दाब किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बेसिस पर आप मॉलिक्यूलर वेट कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये याद रखना। आठवां प्रश्न जो दिया हुआ है, हिमांक में अवनमन को परिभाषित कीजिए, डिफाइन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग कांस्टेंट, और इसके बेसिस पर आपको मोलर मास को ज्ञात करना है। तो ये 8 प्रश्न मैंने आपको बताया है पहली यूनिट में, इनको करना है। इसके बाद यहां पर अलग अलग वर्षों में, जैसे 13, 26 और 22 में ये न्यूमेरिकल पूछा गया, तो इस न्यूमेरिकल को आप कर ही लो, एक बार सॉल्व करके चले जाना। कौन सा न्यूमेरिकल है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ग्लूकोज के 5% घोल के परासरण दाब की गणना करें, यानी कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इस न्यूमेरिकल को तो करके ही जाना है, या मान के चले आप लोग। इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल आपके ये इस तरीके से भी आ सकते हैं, मोलरिटी और मोललिटी, नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन को डिटरमाइन करने के। ये 2014 में पूछा था, मोलरता पता करना था। 2014 में मोलर, एक और यहां पर दिया हुआ है नॉर्मलिटी पता करना, तो मोलरिटी नॉर्मलिटी के न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, इसको आप लोग कर लेना। इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल यहां पर पढ़ना होंगे, राउल्ट्सो के न्यूमेरिकल एक बार आप लोग देख लीजिएगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के देख लीजिएगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के भी आप देख लीजिएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर और हेनरी लॉ के भी न्यूमेरिकल। तो ये बोर्ड पे जो अलग अलग सन में या सत्र में न्यूमेरिकल आए वो हमने यहाँ पर बता रखा है, तो यहाँ पर आप न्यूमेरिकल भी एक बार जरूर करके जाइएगा इस यूनिट में। ठीक है, अब हम चल रहे हैं यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन। अब इसका पहला क्वेश्चन वही छोटी छोटी डेफिनेशन आप लोगों को करना है। तो क्या क्या डेफिनेशन दे रखी है? पहला स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता को पढ़ के जाइएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांकी चालकता को पढ़ के जाइएगा। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता को पढ़िएगा। सेल कांस्टेंट यानी सेल स्थिरांक। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध। रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी विशिष्ट चालकता। ओम का नियम यानी ओम्स लॉ। ये मैंने इन क्वेश्चंस के आगे ईयर दिए हुए हैं, ये इस सन में पूछा गया है, आप यहां से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इसके बाद जिस प्रश्नों को आपको अच्छे से करके जाना है वो प्रश्न ये दे रखा, एक्सप्लेन कोलराज लॉ विद एग्जांपल एंड राइट टू एप्लीकेशन। कोलराज के नियम को उदाहरण से समझाइए तथा इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। उसके बाद अगला प्रश्न महत्वपूर्ण जो आ रहा है वो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, इसको किस तरीके से तैयार किया जाता है। ये प्रश्न 21 में, 17 में और 14 में 3 बार पूछा जा चुका है। तो कोलराज लॉ देखो 24, 22, 21, 19, 17 और 15 में इतनी बार पूछा गया है ये। अगला प्रश्न, सेल स्थिरांक क्या है, व्हाट इज सेल कांस्टेंट, विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक के बीच में क्या संबंध है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट, इसको भी पढ़ के जाइएगा। नष्ट समीकरण लिखे और इसको डेराइव करें, राइट अ डेराइव नष्ट इक्वेशन, 13 और 23 में पूछा गया ये क्वेश्चन। उसके बाद विशिष्ट चालकता क्या है, व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, आगे व्हाट इज इट्स रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका विशिष्ट स्पेसिफिक प्रतिरोध का संबंध विशिष्ट चालकता से किस तरीके से 14 में पूछा गया था। गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल के बीच में कोई डिफरेंस आपको याद करके जाना है, राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन पढ़ के जाइएगा, यानी कि सॉल्ट ब्रिज के कार्य पढ़ के जाइएगा आप लोग। उसके बाद एक अच्छा सा प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है, फेराडे के लॉ प्रथम और दूसरा, फेराडे के दोनों नियम पढ़ के आप जाइएगा। उसके बाद विद्युत रासायनिक सेल का नामांकित चित्र बनाइए तथा उसकी संरचना और रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड राइट स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ, गैल्वेनिक सेल का नामांकित चित्र बनाइए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल दोनों एक ही होते हैं, तो ये देखिएगा 23 और 18 में पूछा गया था। अब एक और पॉइंट यहां पर आ रहा है, वो है कोरोजन का। कोरोजन को आप अच्छे से करके जाइएगा, उसकी डेफिनेशन करके जाइएगा, उसका फैक्टर ऑफ एक्टिंग पढ़ के जाइएगा, उसका प्रिवेंशन और उसका इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी विद्युत रासायनिक सिद्धांत ये पढ़ के जाइएगा। ठीक है, जिसमें विद्युत रासायनिक ये क्वेश्चन कब कब आया, कौन सा कोरोजन, 25 में आया, 21 में, 16 में, 15 में और 23 में पूछा गया, 13 में पूछा गया। उसके बाद ड्राई सेल का लेवल डायग्राम बना के जाइएगा, है ना, याद करके जाइएगा। लेड स्टोरेज सेल की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाली रिएक्शन पढ़ के जाइएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, इस वर्ष के लिए आप फ्यूल सेल को भी याद करके जरूर जाइएगा, क्योंकि फ्यूल सेल आ सकता है। एक और बात खास, 2025 में देखिए ये न्यूमेरिकल पूछा गया था, जो मैंने स्क्रीन पर दे रखा है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके जरूर जाइएगा। इसी प्रकार 2025 में को न्यूमेरिकल ये जो दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल भी पूछा गया 2025 में। एक न्यूमेरिकल 2019 में देखिएगा, 2019 में न्यूमेरिकल जरूर करके जाइएगा, ये स्क्रीन पर दे रखा है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और इसको सॉल्व करके जाइएगा 2019 वाले को ना। तो ये यूनिट में से न्यूमेरिकल आएंगे, आने की संभावना है। अब मैं आ गया यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक यानी रासायनिक बल गतिकी। पहला प्रश्न बहुत अच्छा सा प्रश्न है, राइट डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आणविकता और अभिक्रिया की कोटि के बीच में अंतर लिखिए। 14 में आया था, 18 में आया था और 23 में पूछा गया। करके जाइएगा आप लोग इस प्रश्न को। उसके बाद दर स्थिरांक और अभिक्रिया की दर में डिफरेंस, राइट डिफरेंस बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। 14, 18, 21 और 23 में पूछा गया है, मतलब इस बार आने की पॉसिबिलिटी है। तीसरा प्रश्न, अभिक्रिया की दर क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? डिस्क्राइब एनी टू फैक्टर। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले किसी भी कारक को लिखिए। 15 और 17 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद अभिक्रिया के अर्धायु काल क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु काल की गणना कीजिए। 15 और 17 में प्रश्न पूछा गया है। इसी प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया, अभिक्रिया की दर क्या है? व्हाट द रेट ऑफ रिएक्शन? डिस्क्राइब एनी टू फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। 2015 में पूछा गया है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, दहलीज ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा, उसके बाद अरेनियस समीकरण, ये तीनों टॉपिक भी आप अच्छे से करके चले जाना, आने आ सकते हैं। उसके बाद अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? गिव 3 एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के कोई भी 3 केमिकल रिएक्शन वाले एग्जांपल याद करके जाइएगा। एक इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता, 2019 में पूछा था, कोई रिएक्शन दे दी और आपको यहां पर ये दिया हुआ है, यहां पर इस तरीके से वो दिया हुआ वेलोसिटी रेट दिया हुआ है, इसके बेसिस पर आपको ऑर्डर बताना है। तो ये आप इसकी पावर 2 है, मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, उसका यूनिट लिखना है। ठीक है, यहां पर पावर क्या दे रखी है? जैसे यहां पर कोई पावर नहीं दे रहे तो 1+1 सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, यहां पर 3/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा आप लोगों से जा सकता है ना। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये वाला जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न देखें तो कितनी बार पूछा गया? 20 और 19 में पूछा गया। प्रूव दैट हाफ लाइफ ऑफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद डेराइव एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक यानी कि जो हमारा इंटीग्रेटेड फॉर्म है उसको जरूर करके जाइएगा। इसी प्रकार से एक न्यूमेरिकल दिया हुआ, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जो 15 मिनट में कंप्लीट होती है, 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। उसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन के आप 3 एग्जांपल पढ़ के जाइएगा, है ना। शुड ऑर्डर रिएक्शन है कि छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, उसके भी एग्जांपल पढ़ के जाइएगा। उसके बाद राइट डेफिनेशन ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिभाषा लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा लिखिए, तो मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 40 मिनट में कंप्लीट होती है, 90% कंप्लीट होने में 90% कंप्लीट होती है 40 मिनट में, तो उसका अप्लाई पीरियड कैलकुलेट करें। अभिक्रिया की कोटि की कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, मॉलिक्यूलरिटी के भी कोई 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ के जाइएगा। और एक बात तो याद रखिएगा, इसके अंदर फर्स्ट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की तीनों की यूनिट याद करके जाइएगा। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर यानी शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के भी 3 उदाहरण आप पढ़ के जाइएगा। उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 4, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में यहां पर क्वेश्चन पहला आ रहा है, एक्सप्लेन फॉलोइंग। जैसे CO2 पॉजिटिव कलरलेस है बट CO2 पॉजिटिव कलर्ड व्हाई। तो इसका रीजन आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं आंसर भी नहीं बताऊंगा, आंसर बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। CO पॉजिटिव रंगीन जबकि CO2 पॉजिटिव रंगीन है, ऐसा क्यों? उसके बाद Zn केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ऐसा क्यों? अगला एग्जांपल, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस करके ही जाइएगा, क्योंकि ये 13, 15, 17, 20, 22 और 23 में पूछा गया है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार पूछा गया है प्रश्न, तो लैंथेनाइड एक्टिनाइड में डिफरेंस याद करके जाइएगा आप लोग। डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के बीच में डिफरेंस 2014 और 23 में पूछा गया, तो इसको भी कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसके कोई भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स या 4 कोई भी मुख्य गुण लिखिएगा, 2015 में पूछा गया। उसके बाद प्रथम संक्रमण श्रेणी के निम्नलिखित गुणों की बात करें, 2019 में पूछा गया, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑक्सीडेशन स्टेट आदि। उसके बाद अगला प्रश्न है 5वां, संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, मेटालिक कैरेक्टर, ऑक्सीडेशन स्टेट को आप समझा सकते हैं। उसके बाद निम्न को परिभाषित करिएगा। संक्रमण तत्व जटिल यौगिक बनाते हैं, ऐसा क्यों? ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, व्हाई? तो रीजन वाले आप लोगों ने 8 या 10 क्वेश्चन पढ़े होंगे, उनको सबको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। इसके बाद संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, 14, 17 और 21 में पूछा गया है। ट्रांजिशन एलिमेंट शो गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी, व्हाई? अगला, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो गुड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, संक्रमण तत्व अच्छी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ऐसा क्यों?
उसके बाद संक्रमण तत्व की प्रकृति अनुचुंबकीय होती है, उसका रीजन बताइएगा। व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। उसके बाद व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म ए कलर्ड आयन, संक्रमण तत्व आमतौर पर रंगीन आयन बनाते हैं, ऐसा क्यों। डी ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा लेके उसके कोई भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे। ए ब्लॉक के तत्वों की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के जाइएगा। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जरूर पढ़ के जाइएगा, अच्छा प्रश्न है। उसके बाद इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, यानी कि अंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, उसके डेफिनेशन पढ़ के जाइएगा। संक्रमण तत्वों की कण एंथैल्पी का मान उच्च होता है, ऐसा क्यों। व्हाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सिबिट हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एक प्रश्न जरूर पढ़ लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, कोशिश करें याद हो जाए कि अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की 4 ऑक्सीकरण गुणों लिखें। केवल रासायनिक अभिक्रिया 16/1920 में पूछा गया है। राइट 4 ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम। आगे लेंथेनाइड तत्व किसे कहते हैं, 16, 18 और 25 में पूछा गया। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को समझाइए, लेंथेनाइड संकुचन को समझाना है आपको, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इस तरीके से कुछ प्रश्न और इसमें पूछे गए। K2Cr2 भी एक बार आप देख सकते हैं। अब मैं आ गया यूनिट नंबर 5 यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं वहां पर बोर्ड पे ला रहा हूं। इस यूनिट वाले पोर्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखो मैं आ रहा हूं NiCO4 के बारे में बात कर रहा हूं मैं ना। NiCO4 ये निम्नलिखित जटिल यौगिकों के IUPAC नाम लिखे, यानी राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो पहला NiCO4 यानी इसका नाम है टेट्रा कार्बोनाइल निकल, 2014 में पूछा गया है। उसके बाद K2HgI4 पोटेशियम टेट्रा आइडोमर्क्यूरेट 14, 17 और 24 में पूछा गया है। उसके बाद K3FeCN6 यानी पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2015 में पूछा गया है। उसके बाद बात करते CONH36Cl3, यानी देखो कितनी बार पूछा गया इस एग्जांपल को, इस एग्जांपल पे गौर करिएगा। 15, 16, 21, 22 और 23 में पूछा गया है। हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। उसके बाद K2PtCl4 2016 में पूछा गया, पोटेशियम हेक्साक्लोरो प्लेटिनम फोर्थ। इसके बाद अगला एग्जांपल यहां पर दिया हुआ एजीवाल, देखिएगा ये वाला डायअमाइन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड 2017 में पूछा गया है। 2019 में पूछा गया पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सी जिंकेट इसको बोलते हैं। उसके बाद ये पूछा गया एग्जांपल 2019 में डायअमीन डाई सिल्वर फर्स्ट डायसाइनो अर्जेंटेड फर्स्ट। उसके बाद देखना K4FeCN6 पूछा गया 2021 और 22 में, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। K2NiCN4 पूछा गया, पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट 2023 में। CrH2O6Cl3 ये पूछा गया है 2024 में, उसका नाम है हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। K2NiCN4 पोटेशियम टेट्रा क्लोरोपेलिडेट सेकंड 2025 में पूछा गया है। 2025 में एक और पूछा गया है ये वाला एग्जांपल जिसका नाम है ट्राइअमीनियम ट्राइएमीन ट्राइएक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड पूछा गया है। इसी तरीके से आपको कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे नाम ये दिए हुए हैं ना, ठीक है, और आपसे कहा जाएगा भैया इसके फार्मूले लिखने। तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम सेकंड क्लोराइड 2018 में पूछा गया था, उसका फार्मूला ये दिया हुआ है। इसी प्रकार से पोटेशियम टेट्रा आइडोमर्क्यूरेट 2018 में पूछा गया था, उसका फार्मूला ये दिया हुआ है। थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है मेरी क्योंकि मुझे इतना सारा पोर्शन को कवर करके चलना है। और इस वीडियो के बाद ध्यान रखिएगा एक और ऑब्जेक्टिव का वीडियो आ रहा है जिसमें हमने 2021 से लगाकर 2025 तक के ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन किया हुआ है, आपको देखने को मिल जाएगा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलते आगे, यहां पर बात करते हैं टेट्रा कार्बोनाइल निकल 21 और 24 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल यहां दिया हुआ देखिएगा, ये वाला टेट्रा कार्बोनाइल निकल की बात होगी, 21 और 24 में पूछा गया, उसका फार्मूला ये लिखा हुआ हम लोगों ने, है ना। उसका पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट 21 और 24 में पूछा गया, उसका फार्मूला ये दिया हुआ है ना। पोटेशियम टेट्रा साइनोनिक्लेट ध्यान रखिएगा, K2NiCN4 इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पेंटामिन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड CONH3Cl3 ये भी इसको कर लीजिएगा। एक प्रश्न बहुत अच्छा सा है, डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस है, द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर भी याद कीजिएगा। किलेट क्या होते हैं, व्हाट इज चिलेट किलेट, एग्जांपल बताइएगा। 13, 18 और 21 में पूछा गया है। व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड 14 और 21 में पूछा गया है। कार्बोधातु यौगिक किसे कहते हैं, इसके उदाहरण लिखिएगा। उसके बाद आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसका एग्जांपल लिखिएगा। 14, 20 और 24 में पूछा गया है। उसके बाद कुछ डेफिनेशन, लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या क्या होती है, जटिल आयन क्या होते हैं, इनको जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद केंद्रीय धातु संकुल आयन में संकरण प्राप्तियों ज्यामिति का उल्लेख कीजिएगा। मेंशन द हाइब्रिडाइजेशन एंड द ज्योमेट्री ऑफ द अटेर इन द सेंट्रल मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स आपको दे सकते हैं। NiCN4 2 नेगेटिव 2019 में पूछा गया था, FeCN6 3 नेगेटिव। आप लोगों से पूछ ले
तो भैया इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना और ज्योमेट्री बताना है, तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा। जीसस सॉल्ट और फेरोसिन की स्ट्रक्चर जरूर करके जाइएगा। एक प्रभावी परमाणु संख्या यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। उसके बाद में यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, सॉरी सेंट्रल मेटल आयन किसे कहते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करोगे, ये जरूर करके जाइएगा। उसके बाद हाइड्रेट आइसोमेरिज्म यानी कि हाइड्रेट समावयता को भी करके जाइएगा। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इसके एग्जांपल जरूर करके जाइएगा। लास्ट में एक प्रश्न जरूर देख लीजिएगा आप लोग, वर्नर का उपसंयोजक सिद्धांत। यूनिट नंबर 6 की तरफ आ गए, हेलो एल्केन हेलो एरीन। अब इसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन दिख रहा है आपका, सबसे पहले कौन कौन सी रिएक्शन आपको पढ़ के जाना है, तो कार्बिलेविन रिएक्शन 14 और 21 में पूछी गई है, आइडोफॉर्म रिएक्शन 14 में पूछी गई है, फ्रैंकलिन रिएक्शन 2014 में पूछी गई, फिटिक रिएक्शन 14, 18, 22 और 23 में पूछी गई है, सेंडमेयर अभिक्रिया 21 और 23 में पूछी गई है, हुंजिकर अभिक्रिया 21 और 22 में पूछी गई है, वुड्स अभिक्रिया 21 में पूछी गई है, फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया 21 और 22 में पूछी गई है। उसके बाद सेंडमेयर अभिक्रिया 2022 में पूछी गई है। ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण 2024 में पूछा गया है। वुड्स फिटिक अभिक्रिया 2024 में पूछी गई। रीमर टीमान अभिक्रिया 18 में पूछी गई है। इफेक्ट ऑफ एयर एंड सनलाइट ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की वायु और सूर्य के प्रकाश की अभिक्रिया 18 में पूछा गया है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अंधेरे में FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ होती है, यानी क्लोरोबेंजीन रिएक्शन विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 इन डार्क 2018 में पूछा गया है। क्लोरोफॉर्म की निम्नलिखित के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, 2013 में पूछा गया। किसके साथ, सिल्वर पाउडर के साथ में, कंसंट्रेट HNO3 के साथ में, फिनॉल के साथ में, फिनॉल का अल्कली सॉल्यूशन के साथ और एसीटोन के साथ में। क्लोरोफॉर्म से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करोगे ना, हाउ विल यू ऑब्टेन फ्रॉम द क्लोरोफॉर्म, क्लोरिडॉन ऑब्टेन करना, फिनाइल ऑब्टेन करना, एसिटिलीन प्राप्त करना और सैलिसिलिक एसिड प्राप्त करना है आपको। अगला क्या कारण है कि हेलो एल्केन की तुलना में हेलो एरिन कम क्रियाशील होते हैं, व्हाट इज द रीजन, हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन्स। अगला प्रश्न है, फ्रियोन बनाने की विधि, गुण और उपयोग लिखिए, राइट मेथड ऑफ मेकिंग ऑफ द फ्रियोन इज प्रॉपर्टी एंड यूजेस। उसके बाद में क्लोरोबेंजीन की निम्न क्रियाओं के समीकरण लिखो, है नहीं, उसमें दिया हुआ राइट ऑफ इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रीजंस ऑफ द क्लोरोबेंजीन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और एल्काइलेशन। उसके बाद कुछ रिएक्शन दी, व्हाट हैपेंड दैट, क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ में रिएक्शन करता है, एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अगला, एथिल ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है। उसके बाद एथिल ब्रोमाइड सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, एथिल ब्रोमाइड मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है, एसीटोन जो रिएक्शन आयोडीन के साथ करता है। उसके बाद में क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन क्लोरल के साथ होता है, DDT बनता है, याद रखना आप लोगों को। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में सोडियम मेटल के साथ होता है। एथिल ब्रोमाइड का एल्कोलिक केओएच के साथ रिएक्शन, एन-ब्यूटाइल क्लोराइड एल्कोलिक केओएच के साथ में रिएक्शन, मिथाइल ब्रोमाइड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, ब्रोमोबेंजीन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है, और मिथाइल क्लोराइड अल्कोहल के साथ कैसियन की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, SN1 और SN2 में डिफरेंस जरूर करके जाइएगा। अगला, एल्काइल आयन में नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है, इसकी क्रियाविधि बताइए। हाउ डज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑकर, अल्काइल हाइड्राइड गिव्स इट्स रिएक्शन मैकेनिज्म। उसके बाद व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, मेंशन सेट्स रूल, इसके सेट्स रूल को समझाइए। DDT के कोई भी दो यूजेस लिखिए। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड के कोई दो यूजेस, फ्रियोन के दो यूजेस। उसके बाद में ये यूजेस आपको पढ़ के जाना ही पड़ेंगे, DDT, फ्रियोन, BSC, है ना। क्लोरोफॉर्म को सेल्फ स्टोरेज क्यों नहीं कर सकते, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ के जाना होगा। कुछ इस तरीके से रिएक्शन भी पूछी जा सकती है, जैसे 2025 में पूछी गई थी, याद इस प्रकार की रिएक्शन देख लेना कि यहाँ पर आपको रिएक्टेंट दे देगा और प्रोडक्ट बनाना होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। इस तरीके की रिएक्शन आप लोगों से पूछी जा सकती है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये क्वेश्चन दे दिया और कहा जाए कि आप रिएक्शन कंप्लीट करो, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूनिट नंबर 7, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के पास आ गए हम लोग। अब यहां पर कुछ प्रश्नों को हम डिस्कस कर लेते हैं। अल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस जरूर करके जाइएगा, 15, 17, 19 और 20, 22 में पूछा गया। लुकास रिएजेंट क्या होता है, इसके बेसिस पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में आपको डिस्टिंग्विश करना है, यानी कि अंतर निकालना है, 13 और 17 में पूछा गया है। उसके बाद में अल्कोहल और फिनॉल दोनों में OH ग्रुप होता है, फिनॉल का नेचर एसिडिक होता है जबकि अल्कोहल का नेचर न्यूट्रल यानी उदासीन होता है, ऐसा क्यों। उसके बाद विक्टर मेयर मेथड द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, प्राथमिक तृतीयक अल्कोहल में आपको अंतर करना 14 और 16 में पूछा गया है। फिनॉल से कैसे प्राप्त करोगे, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड, बेंजीन, ऑर्थो और पैराक्रिसॉल, ये याद करके चलना। रीजन, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर से ज्यादा होता है, ऐसा क्यों।
उसके बाद में प्योर फिनॉल इज कलरलेस, शुद्ध फिनॉल एक रंगीन ठोस है, लेकिन हवा में रखने पर इसका कलर गुलाबी हो जाता, पिंक हो जाता, उसका कारण पता करके जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्केन से ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? ठीक है, फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, उसका रीजन पढ़ के जाइएगा। उसके बाद में रीमा-डिमांड रिएक्शन अच्छे से करके जाइएगा, और कोल्बे रिएक्शन। उसके बाद एल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन होता है या निर्जलीकरण होता है, इसकी मैकेनिज्म पढ़ के जाइएगा। उसके बाद एल्कोहल और डाइएथिल ईथर में डिफरेंशिएट पढ़ के जाइएगा। उसके बाद जब डाइएथिल ईथर का रिएक्शन HI के साथ में किया जाता है तो क्या होता है, रिएक्शन पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। उसके बाद ये कुछ कन्वर्जन है, एथेनॉल से डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर से एथेनॉल, एथेनॉल से एथिलिक एसिटेट, प्रोपेन से प्रोपेन 1 ऑल। उसके बाद बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल, सोडियम के साथ फिनॉल का रिएक्शन। ठीक है, एल्काइलाइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, फिनॉल का रिएक्शन जिंक पाउडर के साथ, एथिल अल्कोहल का रिएक्शन H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर। कुछ की आपको स्ट्रक्चर बनाना है या फिर उसके IUPAC नाम लिखना है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। एक और प्रश्न आपको दिख रहा है, डाइएथिल ईथर लेबोरेटरी में कैसे तैयार किया जा सकता है, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ये पहले पूछा गया है। इस तरीके की रिएक्शन आप लोग कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद आ गया हूं मैं यूनिट नंबर 5 में, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। इसमें एक अच्छी सी रिएक्शन है, केनिजारो अभिक्रिया, बहुत बढ़िया रिएक्शन है, 15, 20, 22 और 24 में पूछी गई। पर्किन रिएक्शन 15, 17, 21 और 22 में पूछी गई है। रोजनमोड अभिक्रिया 21, 22 और 24 में पूछी गई। यूरोट्रोपिन 17 में पूछा गया है। सेडमेयर अभिक्रिया 19 में, स्टीफन अभिक्रिया 19 और 25 में, ऑपन ब्रोमाइड अभिक्रिया 19 में, एलोफोम अभिक्रिया 19 में, इटाड अभिक्रिया 20 और 25 में, गटरमान कोच अभिक्रिया 20 और 25 में, एल्डोल कंडेंसेशन 2020 में, फ्रिलक्राफ्ट रिएक्शन 2025 में, क्लेजन कंडेंसेशन 2014 में, बेंजन कंडेंसेशन 2014 में पूछा गया है। उसके बाद एसिडिक एसिड से फॉर्मिक एसिड आपको बनाना 2013 में, एसिटिलीन से एसिटाल्डिहाइड बनाना 2013 में, एथेनॉल से मिथेनॉल 15 में, और एसिटाइल क्लोराइड से एसिटाल्डिहाइड 2015 में आया था। उसके बाद शीघ्र सिरका विधि यानी एक्सपेंड प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक एसिड बाय क्विक विनेगर प्रोसेस 2013 और 16 में पूछा गया है प्रश्न, एक बार देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद लेबोरेटरी में एसिडोन कैसे बनाते हैं, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। उसके बाद में एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन PDBSO4 के साथ में होता है, तो क्या होता है इसको पढ़ के जाइएगा। बेंजीन बॉयल विद 45% NaOH 2016 में पूछा गया, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पूछी गई है। अमोनिया का रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ यूरोट्रोपिन बनता 2017 में पूछा गया है। एसिडोन का रिएक्शन SOCl2 के साथ 2017 में पूछा गया है। उसके बाद एसिटिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ, एसिटिक एसिड का रिएक्शन KOH के साथ। और आप कुछ प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन करेंगे, एसिडिक एनहाइड्राइड किससे, एसिडिक एसिड से आपको प्राप्त करना है, एसिडिक एनहाइड्राइड, एथिल एस्टेट, ट्राइक्लोरोसिटिक एसिड, एसिटाइल क्लोराइड, एथिल अल्कोहल और एसिटामाइड। उसके बाद बेंजील्डिहाइड से निम्नलिखित होगी, किसे प्राप्त करोगे, सिनेमिक एल्डिहाइड, बेंजोइन, सिनेमिक एसिड, बेंजोइल क्लोराइड। उसके बाद क्लेमेंसन्स, ये देखिए रिडक्शन ऑफ एथेनॉल, क्लेमेंसन्स रिडक्शन, वुल्फ किस्टन रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन, NaHG के साथ रिडक्शन। इस प्रश्न को जरूर पढ़ लीजिएगा, और एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस एक बार जरूर देख लीजिएगा। इस तरीके से IUPAC नाम भी पूछे जा सकते हैं, वैसे यहां पर मैंने लिखे हुए हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर। आगे चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपके, रिएक्टेंट दे दो आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, देख लीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं भी चलते आगे, 2014 में देखो इस तरीके से पूछा गया था बेंजीन के सेक्रोइड, ठीक है। अब आ गया हूं मैं एमीन के पास में। एमीन में जो सबसे पहले आपको रिएक्शन दिखाई दे रही है, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन अच्छे से करने का है। उसके बाद में गटरमैन रिएक्शन, सेडमी रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और कार्बिलेमेन रिएक्शन, ये पांचों रिएक्शन आप गांठ बांध के कर लो। उसके बाद कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, रिएक्टेंट दे दो प्रोडक्ट बनाने के लिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, एनिलीन साइक्लोहेक्सिल एमीन के कंपेयर में लेस बेस है या वीकर बेस है, क्यों? सिल्वर क्लोराइड मेथिल अमोनिया में घुल जाता है, ऐसा क्यों? एल्किलाइड की अमोनिया अपघटन द्वारा शुद्ध एमीन तैयार करने की प्रोसेस लिखें। एक और क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये दिया हुआ है, एथिल एमीन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एनिलीन एक्वस मीडियम में ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है, एनिलीन सोडियम नाइट्रेट के साथ HCl की प्रेजेंस में गर्म रिएक्शन होती है ना। फिर एनिलीन वाटर में सोल्यूबल बट HCl में सोल्यूबल, एनिलीन वाटर में सोल्यूबल नहीं है बट HCl में घुलनशील, ऐसा क्यों? और एथिल एमीन एनिलीन से अधिक बेसिक होता है, क्यों? इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन के एग्जांपल पूछ सकते हैं आप लोगों से। एमीन वाटर में सोल्यूबल होता है, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इसलिए। और इस तरीके से कन्वर्जन भी आ सकता है कि इससे इसको बनाओ, इससे इसको बनाओ, और एथिल एमीन अमोनिया से ज्यादा बेसिक होता है, उसका कारण भी पूछा जा सकता है। एक और
एल्केलाइड अमोनिया का जो रिएक्शन होती है अमीनोलिसिस वो पूछ सकते हैं। डाइजोडाइजेशन और कपलिंग रिएक्शन भी पूछी जा सकती है। एल्केलाइड का अमोनिलिसिस भी पूछा जा सकता है। और डाइजोनियम का जो कपलिंग रिएक्शन है ना, तो कपलिंग रिएक्शन और ओपन ब्रोमाइड रिएक्शन जरूर कर लीजिएगा। मैं लास्ट रिएक्शन के यूनिट के पास आ गया हूं जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। डीएनए आरएनए में डिफरेंस तो याद करके चले जाइएगा क्योंकि 2014, 16, 20, 21, 22 और 23 में पूछा गया है। प्रोटीन का डीनेचुरेशन, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, इसकी कमी से होने वाले रोग 13, 16 और 19 में पूछा गया है। एंजाइम क्या होते हैं, इसके दो एग्जांपल, तो 13, 25 और 24, 13, 15 और 24 में पूछा गया है। विटामिन ए, बी, जितने भी विटामिन है उसके एक तो डिसीज क्या होती है उसकी कमी से, उसके सोर्स, ये जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर कुछ विटामिन की कमी से होने वाले रोग भी पूछ सकते हैं आप लोगों से ना। आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ये पूछा जा सकता है। पेप्टाइड बॉन्ड ध्यान रखिएगा, ज्यूटर आयन, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग याद रखिएगा। फाइबरस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में डिफरेंस, रिश्तेदार और गोलाकार प्रोटीन में अंतर, आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये लगभग हमारा 32 से 33 मिनट का वीडियो हम लोगों ने तैयार किया। यदि आप इनके पूरा ये जो स्क्रीन पर अभी चला लगभग 44 पेज हम लोगों ने भी देखे, यहां पर 44 पेज की एक स्लाइड है। यदि आप इसके वीडियो तो देखा आप लोगों ने, यदि आपको इसको पीडीएफ नोट्स के जरिए आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दे रखी है आपके अपने मोबाइल एप्लीकेशन की, उसको डाउनलोड कीजिए और हमने वहां पर इसको कुछ दिनों के लिए फ्री में अवेलेबल कर रखा है। तो वहां पर आप जाइएगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड कीजिए मोबाइल एप्लीकेशन को, और जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद में उस लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक वहां पर पूरा दिख जाएगा आपको। एक खास बात यह है कि 2021 से 2025 तक के हम लोग एमसीक्यू भी लेकर आ रहे हैं जो आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल होंगे आपके अपने प्लेटफॉर्म पर, केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर। तो मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।